एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और डेली अपना काम जितना कवर करा रहे हैं सभी टीचर्स उसको कवर भी करते चल रहे होंगे। सभी टीचर्स की पीडीएफ मिलती है। मैं पीडीएफ जानबूझ के प्रोवाइड नहीं कराती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को लंबे टाइम तक अगर याद रखना है तो हैंड रिटन नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। मैथ्स की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन अगर जीके के आप खुद हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे ना बच्चों, तो ये लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। अब ये नहीं पता कि एग्जाम 5 महीने बाद होगा, 10 महीने बाद होगा या साल लग जाए, तो साल भर तक आपको ये सब चीज़ें फिर याद रखने में दिक्कत आएगी। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि नोट्स की कोशिश करो, अपने आप बनाओ। मैं लास्ट में जो तुम्हें ये टॉपिक पूरा लिखती हूँ ना, पहले इसमें मेरा आधा घंटा टाइम लगता है। इसमें आधा घंटा रोज मैं 8 बजे यहाँ आके ये पूरे नोट्स लिखती हूँ, क्योंकि जब तक हैंड रिटन बात नहीं बनेगी तब तक चीज़ें याद नहीं रहेंगी। मैं खुद जैसे पढ़ती हूँ ऐसे इसी ट्रिक से चाहती हूँ तुम भी पढ़ो। ये नोट्स मैं अपने नोट्स में से ही बनाती हूँ सारे। ये कहानियाँ मुझे एज इट इज़ याद हैं, लेकिन फिर भी नोट्स बनवाती हूँ ताकि तुम्हें भी ये कहानियाँ मेरी तरह याद हो जाएं। ठीक है, तभी बात बनेगी। अगर ये सोचोगे बस बिना काम किए मेहनत मिल जाए, बिना मेहनत किए फल मिल जाए, तो ये चीज़ नहीं चलती, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, कल हम लोगों ने बातचीत की थी एक काल की जिसे नाम दिया जाता है मौर्योत्तर काल। क्यों कहते हैं मौर्योत्तर? क्योंकि ये मौर्यों के बाद आए। मौर्य हमें याद है ना, 3 बहुत बड़े राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार, उनका बेटा अशोक। फिर कैसे अशोक ने अपनी क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया और धीरे 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 करके उसके कुणाल और फिर दशरथ और इस तरह के मैंने नाम बताए थे आपको, इतने कमज़ोर हो गए कि महज एक छोटे से सेनापति ने इनके वंश का खात्मा कर दिया। देवभूति बताया था, अंतिम वंशज था जिसका मर्डर कर दिया और अपना एक वंश बना दिया। मौर्योत्तर काल में 2 तरह की अलग अलग रियासतें जो यहाँ पे दिखाई दी। एक थे हमारे ऊपर विदेशी अटैक होने लग गए, क्योंकि अब अशोक के वंशज कमज़ोर थे तो विदेशियों को पता चल गया कि भाई इंडिया अमीर देश है, यहाँ जाके अटैक करो, इनसे छीन लाओ सामान, तो विदेशी अटैक हुए। ऐसे ही कुछ अपने देश में देसी राजा भी धीरे धीरे करके उभर गए, जो टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आपको याद भी होगा, अब 2 दिन से हम मौर्योत्तर काल ही पढ़ रहे थे, इंडियन छोटे मोटे राजा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला नाम लिया था मैंने शुंग वंश का। 3 बताए थे, वैसे 10 थे टोटल, 3 के नाम सीरीज में बताए थे। पुष्यमित्र शुंग, बिल्कुल कट्टर ब्राह्मण, जिन्होंने कि बहुत सारे ऐसे काम किए जो उस टाइम पर ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश, ऐसा उन्हें लगता था, की गई थी, क्योंकि अशोक ने, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और इनको ऐसा लगता था कि इसी के कारण जो ये ब्राह्मण धर्म था ये दब गया, तो इन्होंने वापस से ब्राह्मण धर्म को उबारने के लिए काम किया। और इसी काल में, शुंग काल में ही मनुस्मृति की भी रचना हुई। मैंने आपको बताया था मनुस्मृति में ब्राह्मणों को पूरे इसमें विश्व में, संसार में नंबर 1 श्रेष्ठ करार दिया गया है। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि एक तो शूद्रों की और एक महिलाओं की स्थिति बहुत खराब बताई गई है। ये कहा गया कि ये इसी के लायक हैं, जो कि शब्द गलत दिखते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि मनुस्मृति का बाइकआउट करना चाहिए, मनुवादी सोच नहीं रखनी चाहिए। अच्छाई देखें तो बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ियां भी हैं। चलो, जो भी है वो डिस्प्यूट का मामला है। ये शुंग वंश के टाइम पर है। ये आदमी कट्टर ब्राह्मण था, इसलिए सेना में भी ढेरों ब्राह्मण ही शामिल थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया और इनके गुरु, बताया था मैंने आपको, पतंजलि थे। फिर इनका बेटा हुआ अग्निमित्र, जिसके ऊपर किताब लिखी गई मालविकाग्निमित्रम, बहुत बाद में जाके कालिदास ने संस्कृत भाषा में। और उनका बेटा हुआ वसुमित्र। फिर ऐसे करते 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 9वें नंबर पर भागभद्र था, जिनके टाइम में एक विदेशी हेलियोडोरस नाम का राजदूत आया कि क्या आपके इलाके में विदिशा वेसनगर में, बेसनगर कह लो जो इनकी राजधानी थी, वहां एक स्तंभ लगवा लें, गरुड़ स्तंभ, और वहां वो स्तंभ लगाया गया। 10वें का मर्डर कर दिया एक छोटे से आदमी ने और इस वंश का खात्मा हो गया। अगला वंश जो चला उसमें महज 4 राजा आए और कुछ कोई बड़ा नाम नहीं था, कण्व वंश, कुछ भी इतिहास में बहुत बड़ा नहीं है। फिर इसके बाद तीसरा वंश शुरू होता है, जिसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है सिमुख को, और जिस वंश का नाम है सातवाहन। आप समझ गए, जो कल हमने डिटेल पढ़ी थी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के इलाके में जो डेवलप हुआ, अगर नदियों की बात करें, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई इलाके में, ये वही सातवाहन हैं जिनमें 2 बड़े नाम मैंने आपको बताए थे, माँ के नाम से भी जाने जाते हैं, गौतमी पुत्र शातकर्णी, और एक था पुलवामी या पुलमावी, पुलोमा भी उन्हीं का नाम है, वशिष्ठी पुत्र, यानी वो वशिष्ठी नाम की महिला के बेटे थे। और फिर मैंने बताया था कैसे एक राजा के पे 2 पतवार वाली नाव थी, कैसे एक राजा के पे यज्ञश्री जो थे शातकर्णी, उनके पे
एक बस नाव का अंकन था, ये दिखाता है कि उनका इंटरनेशनल पोर्ट में या व्यापार में इंटरेस्ट था। ये सब बातें हमने कल कर ली। देशी कल हमने पढ़ लिए थे, इन्हीं के पैरेलल में आज विदेशी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो ये समझना बेहद आसान है। ये तीनों इंडियन हैं और इसमें इन दोनों ने ब्राह्मण धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। इन्होंने ब्राह्मण धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया, लेकिन फिर मैंने अपवाद के स्वरूप बताया था कि कैसे सांची के स्तूप की बाहर की लकड़ी जब गल गई, दीमक लग गई, खराब हो गई, तो कैसे पुष्यमित्र शुंग ने वहां काष्ठ वेदिका को हटा के पत्थर की वेदिका बनवाई थी, कैसे उसने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। इन बातों को पढ़कर लगता है कि शायद इतना भी कट्टर नहीं था जितना कि उसकी पर्सनालिटी को दिखाया गया है। सिमुक जिसने स्टार्टिंग की सातवाहन वंश की, ये भी ब्राह्मण थे। इन्होंने ब्राह्मण और बौद्ध दोनों को जमीनें दान में दी थी। और मैंने एक अभिलेख बताया था, नाना घाट अभिलेख। चट्टान पर एक रानी थी नयनिका, शातकर्णी फर्स्ट की वाइफ थी वो, अमीय वंश की। उन्होंने लिखवाया कि कैसे कैसे हम लोगों ने अपने हस्बैंड के लिए दक्षिणाधिपति, कि दक्षिण के अधिपति राजा, पश्चिम अधिपति यानी पश्चिम के राजा, तो अपने हस्बैंड के लिए लिखवाती हैं कि हम लोगों ने इनको बौद्धों को भूमि दान दी। तो भूमि दान का पहला लिखित साक्ष्य है नाना घाट अभिलेख। ये पेपर में आता है बहुत बार और लोगों को पता ही नहीं चलता। ये महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है ना, उसकी पहाड़ियों में है ये अभिलेख। तो पूना के लगभग 100 किलोमीटर दूरी की पर पड़ता है। ये इस वंश का है। इसी में एक राजा बताया था मैंने आपको, पुलमावी भी लिखते हैं, पुलोमा भी लिखते हैं, वशिष्ठीपुत्र पुलमावी भी लिखते हैं उसी को। उसने साउथ को और बढ़ाया था, साउथ की तरफ अपनी टेरिटरी को। आंध्र भोज था, आंध्र सम्राट था, आंध्र राजा था, जिसने राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन बनाई थी। इनकी राजधानी मैंने आपको श्रीकाकुलम भी बताई थी, फेमस है पैठन या प्रतिष्ठान, बहुत आती है। सातवाहनों की राजधानी तो प्रतिष्ठान या पैठन। ये सब इंडियन है, कोई बाहर से नहीं आया। आज जिनको पढ़ेंगे वो सब बाहर से आए हैं और इंडिया पे अटैक करके कुछ यहाँ से कुछ टाइम में भाग गए, कुछ लोगों को हमने खुद भगाया, इंडियन राजाओं ने ही। तो जिनको आज पढ़ने जा रहे हैं वो विदेशी राजा हैं, जिनमें पहले वंश की अगर मैं बात करूं, हैं तो कई सारे, लेकिन मेन वंश पढ़ेंगे तो ये है हिंद यवन। ये सबसे पहले, इन्हीं को आप कहते हैं इंडो ग्रीक। हिंद मतलब इंडिया और ग्रीक मतलब यूनान। तो हिंद यवन जो है इंडो ग्रीक शासक हैं। इसके बाद यहाँ पर आए थे शक, इसके सब विदेशी। फिर आए पहलव, जिनका ज्यादा इंपॉर्टेंट इतिहास नहीं है, जैसे हमारे कण्व का नहीं था। और इसके बाद आए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनको हम कहते हैं कुषाण वंश। ये सारे के सारे वंश हैं, हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। ये चार विदेशी हैं। इन्हीं के साथ तीन देसी कौन थे? शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन। ये ऊपर नीचे वाले ब्राह्मण हैं। नीचे वालों ने ब्राह्मणों को भी जमीन दान में दी है और बौद्धों को भी। इन्होंने स्टार्टिंग में बौद्धों के लिए बहुत तोड़फोड़ की, लेकिन बाद में एग्जाम्पल हैं जब इन्होंने ब्राह्मणों के साथ साथ बौद्धों को भी थोड़ा बहुत बढ़ावा दिया। ये कट्टर टाइप के ब्राह्मण थे। कण्व में कोई खास राजा थे नहीं, चार ही थे। आज इन चारों को पढ़ेंगे, इनमें से जितने कर पाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी पर पढ़ते हैं हिंद यवन को। मौर्योत्तर काल में क्योंकि इंडिया में कोई ताकतवर राजा नहीं था, धीरे 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 करके इंडिया की तरफ विदेशी आक्रमण होने लगे। इंडिया में आज तक जितने भी आक्रमण हुए ना, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन से हुए हैं, और वो डायरेक्शन हमारी पड़ती है अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली। क्योंकि इंडिया के अगर आप ऊपर देखें तो हिमालय है, वहां तो लड़ाई हो नहीं सकती, वहां से कौन अटैक करने आएगा। अगर आप पूरा कवर करो कश्मीर से लेके चाइना तक का जो ये लाइन है बाउंड्री वाली, ये पूरी तो इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि वहां से सेना लेके आना संभव ही नहीं है। नीचे की तरफ देखें तो पानी इतना है, पानी में कैसे अटैक करने आएंगे। तो सबसे आसान तरीका है इंडिया के उस हिस्से से एंट्री लेना जहां से ये नदियां और बड़ा अच्छा इलाका है। तो हमारे यहाँ पे ये एंट्री कैसे हुई? अफगानिस्तान से। एक शासक था, एक इलाका था बैक्ट्रिया। बैक्टीरिया नहीं है ये साइंस वाला, ये बैक्ट्रिया है, बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया में एक राजवंश था। ये ना आपको याद है मैंने पढ़ाया था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। सिकंदर महान के बाद फिर सेल्यूकस निकेटर था। फिर निकेटर जो था उसकी बेटी की शादी आपको याद हो हेलेना। हेलेना जो थी वो कहाँ पर थी? उसकी शादी हुई थी कार्नेलिया या हेलेना की अपने यहाँ से, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसी के बारे में सारा उन्हीं का वंश आगे चल रहा है। और बैक्ट्रिया में एक वंश आगे बढ़ता है, एक राजा जिसका नाम है यूथिडेमस। इनके नाम थोड़े से टफ लगते हैं, सुनोगे तब याद होंगे। यूथिडेमस, इस यूथिडेमस का ये वंश ही यूथिडेमस वंश कहलाएगा। ये
इसका बेटा जन्म लेता है जिसका नाम है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, तो ये बाप बेटा हैं, ये पुत्र है और ये पिता। यूथिडेमस बैक्टीरिया का राजा है, अपने एरिया टेरिटरी बढ़ाने के लिए भागता फिर रहा है इधर उधर, तो अपने यहाँ पर इसका बेटा आता है डेमेट्रियस। अब डेमेट्रियस जब यहाँ आता है ना तो सीधे इंडिया नहीं, उस टाइम पाकिस्तान भी इंडिया ही था। ये डेमेट्रियस यहाँ आता है और यहाँ आके जो पाकिस्तान का पंजाब है ना, उस टाइम वो भारत का पंजाब था, ये अपना इलाका बसा लेता है यहाँ पर अपना, और राजधानी बना लेता है शाकल को। शाकल ही साकल है, और आज अगर कहूँ तो ये सियालकोट है। सियालकोट कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान के पंजाब में, तब तो भारत ही कहलाता था। ये राजधानी बना लेता है, यानी पाकिस्तान की टेरिटरी में आके एक विदेशी बस गया, बैक्टीरिया के राजा का बेटा। बैक्टीरिया के राजा का नाम यूथिडेमस, उसका बेटा डेमेट्रियस, और आके अपने छोटी सी टेरिटरी में रहने लग गया। तो रहने लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी बीतती गई, यहीं रहते गए। इसके बाद क्योंकि यहाँ कोई ताकतवर राजा बचा नहीं था ना इंडिया का, तब खाली पड़ा था। तब ये था कि कहीं बहुत 100 किलोमीटर पे जाके 100, 150, 200 लोग हैं, फिर आगे कुछ नहीं खाली, तो कोई कहीं भी रह सकता था, डर नहीं था। आके किसी को भी मारो पीटो छोटे मोटे इलाके में और फिर वहां के राजा बन जाओ। लेकिन राजा बन के कमाई के साधन बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब जनसंख्या नहीं होगी तो टैक्स कौन देगा, टैक्स नहीं होगा तो कमाई कहां से होगी, कमाई नहीं होगी तो सेना कहां से बनेगी। इसीलिए ये इलाके बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे थे। बहुत लेटर स्टेज में बढ़ते बढ़ते इनके कोई फिर बेटा बेटा, फिर अगली पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी, एक ऐसे ही लड़का यहाँ पे जन्म लेता है जिसका नाम है मिनांडर, इनके कुल में। तो बैक्टीरिया का है, ये हिंद यवन है, ये हिंद यवन। तो इंडिया में रह के बस गए ना, और है इनका बेस यूनानी, तो इसलिए नाम पड़ गया हिंद यवन। तो ये बैक्टीरिया के शासक ऐसे करते करते बहुत पीढ़ियों बाद एक आता है मिनांडर, इसी को मिलिंद कहते हैं। तो मिलिंद जो है, इसको बसा बसाया ये इलाका मिलता है, ये और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और इसीलिए इसकी लड़ाई होती है शुंग वंश के राजाओं के साथ। शुंग वही देसी राजा जो मैंने बताया कि कट्टर ब्राह्मण था, सारी सेना में अपने ब्राह्मण ही ब्राह्मण जिसने भर लिए थे, उनके साथ, उनके वंश के राजा के साथ इसकी लड़ाई होती है। फिर बाद में इसकी बातचीत होती है एक बहुत समझदार आदमी के साथ जिसका नाम है नागसेन। ये नागसेन जो है ना, ये बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा भिक्षु है, ये ज्ञान बांटता है। तो नागसेन के साथ जब मिनांडर की बातचीत होती है तो मिनांडर जो बातचीत पूछता है, वो कहता है भाई तुम मुझे उपदेश दे रहे हो कि मैं ये अटैक ना करूं, लड़ाई झगड़े ना करूं, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन ना करूं, तो ऐसा क्यों ना करूं मैं? तो फिर मिनांडर के सारे क्वेश्चंस का आंसर करता है नागसेन, और धीरे धीरे करके नागसेन जो है सारी बातों में मिनांडर को दबा लेता है। मिनांडर जितने क्वेश्चन पूछता है उनके बहुत बेहतरीन आंसर देता है नागसेन, क्योंकि बौद्ध भिक्षु है। और फाइनली इनके क्वेश्चन आंसर्स राउंड जब खत्म होता है तो नागसेन से इंप्रेस होकर मिनांडर कहता है मैं भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी बनूंगा। और मिनांडर, जिसके कि पूर्वज देखो कैसे कहां से उठ के आए और कहां बस गए थे, राजा बन गए थे, वो फाइनली कहता है कि मैं भी बौद्ध धर्म को ही आगे बढ़ाऊंगा। तो कैसे एक विदेशी को भी बौद्ध धर्म की तरफ खींच कर ले आया एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम क्या है? नागसेन। ये क्वेश्चन आएगा बाद में। नागसेन ने एक किताब लिखी, इसी जो ये बता रही हूँ ना बातें, इन सब के ऊपर, और किताब का नाम दे दिया मिलिंद पनोह। नाम देखो, मिलिंद पनोह। मिलिंद पनोह पाली भाषा में लिखी गई है, और आप अच्छी तरह जानते हो कि महावीर स्वामी की भाषा है प्राकृत और महात्मा बुद्ध की भाषा है पाली। ये पाली प्राकृत एक ही टाइम पर लगभग डेवलप हो रही थी, लेकिन फिर भी अलग अलग थी। तो अगर पूछे एग्जाम में, जैन की भाषा तो प्राकृत है और बौद्ध की भाषा पाली, तो महात्मा बुद्ध की का ही तो भिक्षु है ये। इसीलिए ये जो नॉलेज दे रहा है, जो किताब लिखी जाएगी मिलिंद पनोह। मिलिंद मतलब मिलांडर और पनोह मतलब क्वेश्चंस, यानी मिनांडर के क्वेश्चंस और किसके आंसर? नागसेन के। मिनांडर के क्वेश्चंस को ही लिखा गया है मिलिंद पनोह। ये बुक का नाम है, बहुत बार एग्जाम में आती है। किसने लिखी है? नागसेन ने। और कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। तो महात्मा बुद्ध के जितने लेक्चर्स, जितनी शिक्षाएं थी, वो किस भाषा में थी? वो पाली भाषा में। ठीक है, तो देखो ये बहुत थोड़ा टफ सा पड़ता है टॉपिक। जब पहली बार सुनते हैं तो मुझे ध्यान है, मुझे ही लगा था पता नहीं क्या बकवास है, कैसे याद होगा, लेकिन ये समझना पड़ता है। तो हमारे दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि जब हमारे यहाँ मौर्य लोगों का अंत हुआ तो विदेशी बैक्टीरिया के शासक थे यूथिडेमस।
ये वहां से भाग आए, इनको भगा दिया। तो बैक्ट्रिया के राजा उस टाइम के छोटे मोटे वहां से उठ के अपने यहाँ पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में आ गए, अपनी राजधानी बनाई। फिर उनका बेटा हुआ डेमेट्रियस, डेमेट्रियस और यूथिडेमस, इसीलिए इसका नाम है यूथिडेमस वंश। ये हिंद यवन है, हिंद यूनानी है। और यहाँ पे फिर इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती गई। बाद में कभी इनके परिवार में एक लड़का जन्मा जिसका नाम है मिनांडर। मिनांडर की लड़ाई होती है शुंग वंश वालों के साथ, और शुंग वंश वालों के साथ लड़ाई, फिर बौद्ध भिक्षु नागसेन उसको दीक्षा देता है, और नागसेन ने उन्हीं के ऊपर एक किताब लिखी है मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद के क्वेश्चंस। कौन सी भाषा में? पाली में। ठीक है, चलिए इस तरफ का टॉपिक हमारा मेन पूरा हुआ। इसी के साथ एक दो बातें और बता दूं जो एग्जाम में आती हैं। इसी वंश में एक लड़का और जन्मेगा, एक राजा जिसका नाम है स्ट्रेटो सेकंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसी वंश में, सब इसी वंश के हैं। स्ट्रेटो, स्ट्रेटो सेकंड, यानी कोई फर्स्ट पहले रहा होगा। ये वो राजा है जिसके टाइम में इंडिया में कांच के सिक्के चले थे। पेपर में आता है बहुत ज्यादा बार, भारत में कांच के सिक्के किस राजा के टाइम में चले थे? तो भारत में कांच के सिक्के स्ट्रेटो सेकंड के टाइम में चले। बैक्ट्रिया के राजा यूथिडेमस वंश का है ये। यूथिडेमस वंश के ना 4 नाम मैंने आपको बताए, एक तो यूथिडेमस, एक डेमेट्रियस, एक बताया मिनांडर, और एक बताया स्ट्रेबो। यूथिडेमस तो मेन आदमी है, डेमेट्रियस उसका बेटा है, राजधानी इनकी है सियालकोट या शाकल या साकल। इसके बाद इसी वंश में मिनांडर हुआ, जिसकी लड़ाई हुई शुंग वंश के राजाओं के साथ, जिसने नागसेन की बात मान के कौन सी किताब उसके ऊपर लिखी गई है? मिलिंद पन्हो। और कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। उसका गुरु कौन हुआ? नागसेन। और फिर इसी वंश में स्ट्रेटो सेकंड है, जिसके टाइम में कांच के या शीशे के सिक्के चले हैं। ये 4 नाम याद रखना, यूथिडेमस वंश के हैं। ये हिंद यवन है, विदेशी, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया में सिक्के चला रहे हैं, यहाँ अटैक करके राजधानी बना ली हमारे एरिया में। दूसरी तरफ ऐसा ही एक वंश और इनके बाद आता है। जब ये सब धीरे धीरे इनका चैप्टर क्लोज हुआ, फिर वहीं हिंद यवनों का, जैसे जब ये सब चल रहे थे ना, उस टाइम पर जो राजा था उसकी अगली पीढ़ी बदली, तो अगला वंश बदला। उस टाइम पर एक और दूसरा जो अपने यहाँ आता है उसका नाम है यूक्रेटाइडीज। यूक्रेटाइडीज, मुझे पता है नाम बहुत अजीब लगते हैं स्टार्टिंग में सुनने में, फिर भी सुन लो, फिर याद रह जाएंगे, लिखोगे कभी कभी पढ़ोगे याद आएगा। यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, स्ट्रेटो, ये एक वंश के हैं। दूसरी तरफ आ जाएं, यूक्रेटाइडीज नाम का एक वंश है। इस वंश का राजा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस वंश का एक राज्यपाल मान लो, इनका एक गवर्नर टाइप है, जिसका नाम आपको पहले ही पता है, हेलियोडोरस। ये वही हेलियोडोरस है जो शुंग काल के 9वें राजा भागभद्र के दरबार में आएगा और उससे परमिशन लेगा कि क्या हम विदिशा में, जो आपकी राजधानी है, वेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ लगवा लें। और आप अच्छी तरह जानते हैं शुंग वंश कट्टर ब्राह्मण है, तो वो तो विष्णु भगवान की पूजा करते होंगे ना। वो जो गरुड़ स्तंभ है, मैंने आपको ड्रॉ करके पहले भी दिखाया था, ये यहाँ गरुड़ पक्षी है ना, गरुड़। और गरुड़ किसका पक्षी है? विष्णु भगवान का। विष्णु अगर कहें हिंदू धर्म में तो 3 सबसे बड़े भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तो हैं। तो यहाँ पे विष्णु के लिए इस धर्म को, हिंदू धर्म कह लो या ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसने कहीं ना कहीं प्लीज किया राजा को। कौन से राजा को? भागभद्र को। भागभद्र ये बाद में आए हैं। ये जब आए हैं ना तो इन्होंने राजधानी बना ली है तक्षशिला, इनकी राजधानी। तो यूक्रेटाइडीज की राजधानी क्या है? तक्षशिला। आप अच्छी तरह जानते हो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जहां चाणक्य टीचर थे पुराने टाइम में, तो ये वही यूनिवर्सिटी है। ये लेटेस्ट स्टेज की बातें हो रही है, वो सब बीत चुका, अब अगली बात हो रही है, अगली पीढ़ियों की। तो 2 चीज हमें समझनी है, हिंद यवन विदेशी हैं, बैक्ट्रिया में इनका राजपाट चलता है, पहले वहां से भागकर इंडिया की तरफ आता है यूथिडेमस, जिसके नाम पे वंश चल पड़ता है। उसका बेटा होता है डेमेट्रियस, फिर उसी पीढ़ी में आगे मिनांडर है, फिर उसी में आगे है स्ट्रेटो सेकंड, जिसने क्या चलाए थे? कांच के सिक्के। मिनांडर जिसके नाम पर किताब है मिलिंद पन्हो, कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। और उससे पहले वो बाप बेटा थे ही। इसी के बाद लेटर स्टेज में आए यूक्रेटाइडीज। इस वंश का राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी राजधानी है तक्षशिला। वो तक्षशिला में बैठे हैं, ये आगे तक गए थे। ये कहाँ तक गए थे? ये पंजाब तक और नीचे तक। तभी तो इनकी राजधानी सियालकोट है, आज पाकिस्तान में पड़ता है सियालकोट।
सियालकोट, ठीक है। तो इस वंश में राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका ये काम इंपॉर्टेंट है। इनका हेलियोडोरस, जिसने भागभद्र से परमिशन लेके वो एक पिलर स्तंभ, गरुड़ स्तंभ किस तरफ इशारा करता है कि इन लोगों ने वैष्णव धर्म में अपना इंटरेस्ट दिखाया। और यहाँ विष्णु भगवान के लिए ना भागवत शब्द लिखा हुआ है, भागवत। अभी भी आप लोग जानते भागवत कथा होती है, तो वो हिंदू धर्म की, तो ब्राह्मणों की है, तो भागवत शब्द का यूज किया है विष्णु भगवान के लिए। इस पर पिलर पर लिखा हुआ है। अपने आप को क्या बोला, मैं वैष्णव हूं, मतलब मैं विष्णु भगवान का सेवक हूं, उनका दास हूं। और गरुड़ इसके ऊपर पक्षी है, वो पक्षी है विष्णु भगवान का। तो ये है इनकी कहानी। मौर्योत्तर काल में किसकी कहानी है ये? हिंद यवन राजाओं की। हिंद यवन राजा इंडिया में पहले राजा हैं जिन्होंने ये कांच के सिक्के चलाए थे। हिंद यवन, क्या नाम है उस राजा का? स्ट्रेटो सेकंड। और हिंद यवनों का जो इतिहास लिखा गया ना, वो सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। तो दिमाग में ये चीज फिट कर लो, सिक्कों के आधार पर किसका इतिहास लिखा गया? हिंद यवन राजाओं का। हिंद यवन के कितने वंश थे? 2, यूथिडेमस और यूक्रेटाइडीज। यूथिडेमस में ही स्ट्रेटो सेकंड था जिसने कांच के सिक्के चलाए थे, ठीक है। चलिए, ये हमारा हिंद यवन का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा हुआ। तो हिंद यवन के बाद कौन आते हैं हमारे यहाँ? शक, विदेशी हैं ये। इनके ऊपर ये रहते थे कहीं बाहर, ईरान इराक के इलाके के आसपास। ये सब जितने भाग के आए ना, सब ईरान इराक यूनान यहीं से भाग के आए। इंडिया इतना उपजाऊ था, भाग के यहाँ आ जाते, कहीं भी रहने लगते। दुनिया भर की नदियां थी, कहीं रह लो, पेट भरना बेहद आसान। ये शक थे बर्बर, आदमी को, जिंदा आदमी को मतलब फाड़ के खा जाए, इस टाइप की जनजाति, खाना बदोश थे। आज यहाँ कल वहां, परसों पता नहीं कहा। हिंद यवन का एक पॉइंट रह गया, मुझे याद आया। हिंद यवनों ने पहली बार इंडिया में सोने के सिक्के चलाए थे, गोल्ड कॉइन्स। पेपर में आता है, भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने इंट्रोड्यूस किए? हिंद यवन ने। कांच के सिक्के किसने चलाए? स्ट्रेटो सेकंड, वो भी हिंद यवन था। और सोने के पहली बार जो सिक्के चले वो भी हिंद यवन। लेकिन ये हिंद यवन ना थोड़े से कहीं ना कहीं जगह बदलने वाले टाइप के आदमी हैं। ये स्थायी प्रॉपर ऐसे नहीं कि मैं यहाँ का राजा हूं तो मैं रहूंगा, कोई आएगा तो तुरंत भाग जाएंगे, इस टाइप के हैं। इनकी जमीन थोड़ी है ये, तो इसलिए इनके सिक्के परमानेंट ऐसे नहीं कि चलते ही रहे, इंट्रोड्यूस कर दिए, लेकिन यहाँ जमे नहीं थे वो सिक्के, बस आ गए थे। तो पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया इंडिया में? हिंद यवन ने। कांच का सिक्का हिंद यवन ने। हिंद यवन वाला स्ट्रेटो सेकंड था, कांच के सिक्के वाला। अब शक है, अपना एरिया छोड़ के क्यों भागे? इनके ऊपर एक ने अटैक कर दिया। एक कबीला था यूची कबीला, ये बहुत नरसंहार टाइप करने वाले लोग थे। ये आए और जैसे इन्होंने अटैक किया तो शक, जो कि खुद भी खाना बदोश थे, भागने वाले, वो भाग गए वहां से, रातों रात भाग गए और भाग के आ गए इंडिया के आसपास। और इंडिया में आने के बाद इनकी 5 शाखाएं बन गई, 5 अलग अलग टुकड़ों में ये बट गए इंडिया आके। एक हिस्सा इनका रह गया, तब इंडिया का मतलब अफगानिस्तान तक था, एक हिस्सा इनका रह गया अफगानिस्तान में, पहली एक शाखा। 2 शाखा इनकी आई और उत्तरी भारत में बस गई, जो उत्तरी क्षत्रप कहलाई। और 2 आके पश्चिमी भारत में बस गई, गुजरात के आसपास, मालवा के आसपास, ये पश्चिमी क्षत्रप कहलाई। यानी टोटल कितनी ब्रांचेस बनी इनकी? 5। एक अफगानिस्तान में, 2 उत्तरी भारत में और 2 बनी इनकी पश्चिमी भारत में। अब ये कैसे कैसे हैं देखना। जो उत्तरी क्षत्रप है ना, उत्तरी वाला, ये 2 हिस्सों में बट गया। ऐसे ही पश्चिमी भी 2 हिस्सों में बट गया। जो उत्तरी देख रहे हो, एक तक्षशिला यानी पाकिस्तान के आसपास रह गए, तक्षशिला। भाग के आए, जहां जगह मिलेगी वहीं रह जाएंगे। दूसरे आ गए मथुरा तक। एक इनके आ गए मालवा तक, पश्चिमी वाले, और एक आ गए नासिक तक। यानी 4 इलाकों में आके अपने आराम से बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे खूब बढ़िया धन धान्य था, भरा पड़ा था, अमीर देश था भारत। कोई आओ कोई बसो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी कोई प्रतापी राजा है नहीं, छुटपुट राजा हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन खा रहा है। धीरे धीरे यहाँ पहले आके बस जगह देखते थे, फिर बस गए। कोई आएगा मारेगा पीटेगा तो भाग जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा तो यहीं अपनी बसावट कर लेंगे। तो ऐसे करके 5 में से 4 शाखाएं इंडिया के अंदर घुस गई, एक अफगानिस्तान में रह गई। क्यों भाग के आए थे? क्योंकि इनके ऊपर यूची कबीला जो नरसंहार करता था, इसने अटैक कर दिया। तो उसके डर से भाग के अफगानिस्तान, अपने मथुरा, तक्षशिला, मालवा पड़ता है आपका गुजरात के पास का एरिया। जैसे अगर मैं इंडिया को ड्रॉ करूं तो ये आपका गुजरात है ना, इसके पास यहाँ एमपी का मेनली इलाका है, टच होता है गुजरात राजस्थान से भी, एमपी में पठार है ये। तो मालवा की एक शाखा बन गई। एक शाखा बन गई इनकी नासिक की। नासिक भी तो आप जानते हैं महाराष्ट्र का इलाका है। ये लगा लो, एक यहाँ है, दूसरी ब्रांच यहाँ है, और तीसरी ब्रांच इनकी मथुरा यूपी में, एक फिर तक्षशिला में। तो ये 4 ब्रांचेस। 5वीं ब्रांच
ब्रांच अफगानिस्तान में ही रह गई। अब हुआ क्या देखना, तक्षशिला और मथुरा की जानकारी नहीं है, कुछ लिखित में ज्यादा नहीं है, बस इतनी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ शाखाएं बसी थी, लेकिन इनकी जानकारी है। कहते हैं मालवा के जो थे ना, ये कमजोर डरपोक थे स्टार्टिंग में, जैसे कोई भी किसी के घर में घुसेगा तो डर तो लगता ही है, तो ये अब इंडिया में घुसे इनको भी डर है। कहते हैं मालवा के जो ये क्षत्रप के इलाके के लोग थे, जो शक थे, इनके ऊपर यही मालवा के एक देसी राजा था उस टाइम, कोई छोटा इलाके का राजा, जिसके नाम में विक्रमादित्य लगता है। अब विक्रमादित्य इंडिया में 14 हुए हैं, तो ये नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा था विक्रमादित्य, इतिहास ये नहीं बताता, बस ये कहते हैं विक्रमादित्य नाम का एक स्थानीय राजा था। जब इसने देखा अच्छा मेरे यहाँ ये विदेशी आ गए, तो इसने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब वो विदेशी हैं, इतने को उनके पास हथियार भी नहीं है, राजा अपनी जगह बैठा है, अपनी जमीन में बैठा है, ये उनके ऊपर हावी रहा। विक्रमादित्य ने मालवा के शकों को भगा दिया यहाँ से, और ये बात मैं कर रही हूँ 57 बिफोर क्राइस्ट की, यानी अब 0 आने वाला है। उसके बाद एडी स्टार्ट होगा ना, ईस्वी, तो 0 साल आने से 57 साल पहले ये जो विदेशी कहीं से भाग के आए थे यूची कबीले के आक्रमण के कारण, ये बैठे थे आराम से मालवा में। मालवा का देसी राजा था इंडिया का विक्रमादित्य, इसने इनको भगा दिया यहाँ से और ये भाग गए। 57 बिफोर क्राइस्ट में, 57 ईसा पूर्व में ऐसा हुआ, इसीलिए इस साल में विक्रम संवत चला था। ये एग्जाम में आ सकता है। और ये कहाँ से भगाए थे? मालवा से ना, इसीलिए इसको कहते हैं मालव संवत। संवत होता है जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है किसी साल में, तो उससे कुछ नया शुरू कर देते हैं। तो मालव संवत और विक्रम संवत और लिख दो, और कृत संवत, ये साल हैं, 3 चीजें एक साथ। विक्रमादित्य राजा का नाम है तो विक्रम संवत, मालवा के पठार से भगाए हैं तो मालव संवत, और कृत वैसे ही कह दिया गया, संस्कृत नाम था। तो ये संवत किसके कारण है? मालवा से भगा के। कहाँ भाग गए वो? मथुरा। ना इनकी ज्यादा जानकारी ना इनकी, इनके बारे में कहानी मैंने आपको बता दी। नासिक भी इसी तरह थे, वो आराम से रह रहे थे, छुटपुट लड़ाइयाँ हुई लेकिन वो रहते रहे। बाद में कहते हैं मालवा में एक दूसरी शाखा उभरी, इतना उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। शक कहाँ से आए हैं? विदेश से। किसने भगाए वहां से? यूची वालों ने, वो कबीले के लोग थे। वहां से भाग के कितने भागों में बट गए? 5 भागों में। एक अफगानिस्तान रह गया, एक तक्षशिला आया, एक मथुरा आया, एक नासिक आया और एक मालवा आया। मालवा वालों को किसने पीटा यहाँ पर? विक्रमादित्य, कोई इंडियन देसी राजा ने। यहाँ से भाग के वो कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। बहुत बाद में जाके मालवा में दोबारा से उभरे, कुछ चंद लोग रह गए होंगे तो दोबारा उभरे, उनमें एक राजा हुआ। यहाँ से आपको नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ कहानियां, सब मैंने लिखा है नोट्स की फॉर्म में, अपने आप लिखा है, मैं लास्ट में वो स्लाइड्स दिखा दूंगी। तो मालवा से जब ये भाग गए ना, तो मालवा से फिर दोबारा एक छोटी सी ब्रांच उभरी मालवा में ही शकों की, और वहां एक ताकतवर राजा हुआ जिसका नाम है रुद्रदामन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रुद्रदामन इंडिया में पहला राजा है जिसने संस्कृत में अभिलेख लिखवाया, चट्टान पे संस्कृत भाषा लिखवाई। अब तक भाषाएं पाली, प्राकृत और ये सब पढ़ी थी, संस्कृत का पहला अभिलेख है, रुद्रदामन ने लिखवाया है। गुजरात के जूनागढ़ में है ये जूनागढ़ अभिलेख, इसी को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में देखा गया है। तो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन नाम के राजा का है। ऐसे चट्टान लिखी हुई है पूरी संस्कृत भाषा में है, पहली बात। तो इंडिया में संस्कृत का पहला अभिलेख किसने लिखवाया? रुद्रदामन ने। कौन है रुद्रदामन? शक शाखा का है ये, मालवा की शक शाखा का। तो ये मान लो गुजरात के आसपास एक्टिव है। ये खास बात सुनना, ये चंपू शैली में है। ये चंपू शैली क्या होती है? जब कोई चीज गद्य में भी हो और पद्य में भी हो। आपने 8वीं 9वीं में गद्य पद्य खूब पढ़े हुए हैं। पद्य होती है कविता और गद्य होता है चैप्टर, लेसन। तो अगर कोई चीज कविता की फॉर्म में भी हो और फिर उसको लेसन के फॉर्म में भी लिखा जाए तो उसे कहते हैं चंपू शैली। तो संस्कृत की पहली चट्टान है ये, लिखित में गद्य भी है और पद्य भी है, चंपू शैली में है। ये कहाँ पर है? जूनागढ़ में, इसीलिए नाम क्या पड़ा? जूनागढ़ अभिलेख। किसने लिखवाया? रुद्रदामन ने। तो ये बड़ा राजा था, प्रतापी राजा था, संस्कृत, बहुत तेज दिमाग। इसको उस टाइम पे मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, लिटरेचर, हर चीज की समझ थी, तभी देखो इसने ऐसा कुछ करवाया। इसके अलावा इसने अपनी चट्टान पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत आता है, एक झील हुआ करती थी जिसका नाम था सुदर्शन झील। इसको ध्यान से समझना, ये एग्जाम में बहुत परेशान करेगी। सुदर्शन झील एक बहुत बड़ी झील है, ये गुजरात के काठियावाड़ इलाके में पड़ती है। यहाँ मान लो सुदर्शन झील। इस झील की इंपॉर्टेंस क्या है?
इतिहास के 4 बहुत बड़े लोगों ने इस झील के लिए काम किया। इसमें 4 बड़े लोगों में सबसे पहला नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इंडिया के पहले राजा ने ये झील बनवाई थी। इंडिया का पहला राजा यही तो था, इससे पहले तो इंडिया नाम की जगह ही नहीं थी। इसने इंडिया को एक बनाया था। चाणक्य का सपना था अखंड भारत का, जिसको पूरा किया उनके शिष्य ने, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसने काठियावाड़ का जो इलाका है ना गुजरात का, यहाँ एक झील बनवा दी। इस झील का नाम है सुदर्शन झील। दूसरा, इसका पोता था जिसका नाम था अशोक, जिसका हृदय परिवर्तन हुआ था, चट्टाने लिखवाई थी जिसने, दारा प्रथम की देखा देखी। अशोक ने देखा दादाजी की बनाई झील में दिक्कत है, यहाँ बांध होना चाहिए ताकि पानी को रोक सके और फिर उसको अपनी मर्जी से यूज कर सके। तो अशोक ने अपने दादा की बनाई झील में बांध बनवा दिया। धीरे धीरे बांध खराब हो गया, राजा आए, लड़ाई झगड़े, बांध खराब होता चला गया। तीसरा जो मैंने अभी नाम लिखा है रुद्रदामन, इसने देखा कि भाई ये बांध तो खराब हो गया, इसने उस बांध का पुनर्निर्माण करवाया, दोबारा से उसके ऊपर काम करवाया रुद्रदामन ने। फिर कुछ साल बीते तो फिर खराब हो गया। फिर चौथे नंबर पर एक गुप्त शासक आएगा जिसका नाम है स्कंदगुप्त। इसने लास्ट इस झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्ण मतलब खत्म बराबर, बुढ़ापे को कहते हैं जीर्ण अवस्था, जब शरीर काम ना करे, 90 साल 100 साल की उम्र। तो इसने स्कंदगुप्त ने उस बांध का जीर्णोद्धार करवाया। अब ध्यान से सुनो, झील का निर्माण मौर्य ने करवाया, उस पे बांध का निर्माण पोते अशोक ने करवाया, फिर वो खराब हो गई। बांध का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने, जिसने जूनागढ़ अभिलेख भी लिखवाया है, जिसने संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ में लिखवाया। गिरनार का अभिलेख भी यही है। ये शकों का बड़ा राजा था, सबसे प्रतापी था। ये मालवा की शाखा का था, यानी पश्चिमी क्षत्रप का, ये उत्तरी क्षत्रप का था। इसके बाद स्कंदगुप्त का, उत्तरी का नहीं सॉरी पश्चिमी का, क्योंकि मालवा है ना भाई, उत्तरी में तो तक्षशिला और मथुरा आएंगे। तो स्कंदगुप्त लास्ट है जिसने जीर्णोद्धार करवाया। ये सारी बातें हमें याद रखनी है, और ये बातें याद नहीं रहेंगी जब तक इनको अपने हाथ से नोट्स की फॉर्म में नहीं लिख लोगे। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीजें हैं जितनी बताई हैं। लगभग लोगों को ये नहीं आती, बहुत कम लोग हैं जिनको ये क्लैरिटी हो कि किसने क्या काम किया है, शकों की कौन सी शाखा से कौन उठा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इन सब चीजों को एक बार प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं। ऐसे तुम्हें नोट्स बनाने हैं, जो अब तक सुनाया वो कहानियां थी। अब लास्ट के 10-15 मिनट जो पढ़ा रही हूँ ना, ये नोट्स हैं, यहीं से नोट्स बनाना। जब तुम सुन लोगे ना, शाम के टाइम बैठ के दोबारा नोट्स बनाओ, तो लास्ट के 10-15 मिनट के नोट्स बनाने होते हैं, बस पूरी क्लास के नोट्स नहीं बनाने होते। मौर्योत्तर काल में विदेशी कौन आए पहले? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक मैंने आपको बताया 2 वंश थे, फिर कैसे कैसे उन्होंने कांच के सिक्के चलाए और हिंदी एवं उन्होंने सोने के सिक्के चलाए, पर प्रॉपर नहीं चलाए, प्रॉपर चलेंगे कुषाणों के टाइम में। फिर आए शक, शक जो कि भाग के आए हैं, यूची कबीले ने अटैक कर दिया, इनका था यूची कबीला, तो आपस में वहां लड़े होंगे, यहाँ भाग आए। आज हमने ये दोनों पढ़े हैं, इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। हिंद यवन 2 वंश हैं इंडो ग्रीक के। पहला है यूथिडेमस, ये सबसे पहले आया। यूथिडेमस पिता का नाम है, बेटा कौन है? डेमेट्रियस, ये बेटे का नाम है। इसकी राजधानी क्या है? साकल या शाकल या सियालकोट, जो कहाँ पड़ती है? आज पाकिस्तान के पंजाब में। तो बाप बेटा राजधानी, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बाद में आया यूक्रेटाइडीज, यूक्रेटाइडीज नाम का आदमी है, उसका वंश है। ये यूथिडेमस है, ये यूक्रेटाइडीज वंश का है। इस वंश का राजा है एंटियालकीड्स। कीड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका राजदूत इंपॉर्टेंट है। इनकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में। तक्षशिला ऊपर पड़ेगा और ये जो सियालकोट है ये नीचे पड़ेगा। तो पहले ये वहीं रहते थे, बाद में ये भाग आए थे नीचे की तरफ, तो ये पंजाब साइड में आ गए और ये तक्षशिला में आ गया। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का इलाका अलग अलग है। अगला यूथिडेमस, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मिनांडर हुआ, स्ट्रेटो सेकंड हुआ। मिनांडर बड़ा राजा, नागसेन बौद्ध भिक्षु था, नागसेन ने इसको दीक्षा दी है, इसने धर्म बदल लिया अपना। मिलिंद पनोह, मिलिंद मतलब मिनांडर, पनोह मतलब क्वेश्चन, तो किताब लिखी है मिलिंद पनोह। किसने लिखी है? नागसेन ने। कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाली भाषा में। मिनांडर के सिक्के कहाँ मिले? भड़ौच, भड़ौच पड़ता है गुजरात में, तो गुजरात में सिक्के मिले। सोचो राजा कहाँ का है? मिनांडर का इलाका कौन सा है? सियालकोट, पाकिस्तान, और सिक्के कहाँ मिल रहे हैं? गुजरात। तो ये देखो कि बहुत बड़ा राजा तो ये नहीं था, इतनी दूर सिक्के
मिलने का मतलब उस टाइम पर भी व्यापार होता था। ये विदेशी है, हिंद यवन है, लेकिन इसके सिक्के मिले हैं इंडिया के गुजरात में, यानी ये बड़ा राजा, तभी इतिहास में नाम लिखा, वरना नाम कहाँ लिखा जाता। तो मिनांडर के सिक्के कहाँ मिले? भड़ौच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे। भड़ौच में किसके सिक्के मिले हैं? मिनांडर के। मिनांडर के लिए किताब कौन सी लिखी गई है? मिलिंद पन्हो। किस भाषा में? पाली में। नागसेन कौन था? बौद्ध भिक्षु। तो मिनांडर ने दीक्षा किससे ली? नागसेन से। ये नोट्स ऐसे ही बनाना जैसे मैंने लिखा है सामने। स्ट्रेटो सेकंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटो सेकंड, इसने कांच के सिक्के चलाए। एग्जाम में आ जाएगा, शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो आपको टिक करना है, कांच के सिक्के, शीशे के सिक्के। मिनांडर के बाद आया है स्ट्रेटो सेकंड। किस वंश में है? यूथिडेमस। यूथिडेमस का बेटा डेमेट्रियस, बहुत बाद में मिनांडर, और उसके बाद स्ट्रेटो सेकंड। मिनांडर की किताब याद रखना, मिलिंद पन्हो लिखी उसने नहीं है, नागसेन ने लिखी पाली भाषा में, उसके क्वेश्चंस, और फिर स्ट्रेटो सेकंड। तो 4 नाम हैं। इधर आ जाए, यूक्रेटाइडिस था वंश में, इसका एक राजदूत है हेलियोडोरस। ये किसके काल में आया? शुंग काल में। टोटल 10 राजा थे ना, वो ब्राह्मण कट्टर वाले, तो इसमें भागभद्र नाम का एक राजा था, ये रहा भागभद्र, इसके टाइम में आया। शुंग वंश के 9वां शासक था। टोटल 10 ही हुए। हमें कैसे पता? पुराणों में इसकी जानकारी है। पुराण बताया था मैंने आपको, पुराणों में ही ये पूरे माइथोलॉजिकल सातवाहन शुंग सबकी जानकारी पुराणों में है। ये विदिशा में, विदिशा इनकी राजधानी है, वेसनगर, यहाँ पे गरुड़ स्तंभ लगाया। गरुड़ भगवान विष्णु का है, तो ये दिखा रहा है कि देखो हम भी तुम्हारे भगवान विष्णु में अपनी आस्था रखते हैं। और विष्णु का नाम लिखा है भागवत, उस स्तंभ पे लिखवाया गया ना कि ये ऐसे ऐसे हम लगवा रहे हैं, तो उस पर भागवत नाम आया है। आज भी भागवत कथा बहुत लोग सुनने जाते हैं, हिंदू धर्म वाले। तो स्वयं का नाम क्या रखा इसने, हेलियोडोरस ने, कि मैं वासुदेव हूँ। वासुदेव कृष्ण, ये किसके अवतार हैं? विष्णु के। तो अपना नाम वासुदेव और भगवान विष्णु के लिए भागवत, और उनका पक्षी गरुड़ बनवा दिया। कहाँ बनवाया? उस टाइम के राजा भागभद्र की राजधानी विदिशा में, बेसनगर में। पैसा विदिशा में लगाया है इसने, बाहर वाले ने, लेकिन जो स्तंभ खड़ा हुआ है ये इंडिया के राजा शुंग वंश के भागभद्र के इलाके में। ठीक है, तो 2 अलग चीजें हैं, ये याद रखनी है आपको, दोनों आए एक ही इलाके से है। नेक्स्ट है, सबसे पहले सोने की मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा इंडो ग्रीक ने चलाई, लेकिन ये मैंने बताया कि उतना बढ़िया स्थायी नहीं थे। इन्होंने चलाए सिक्के, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज है तो सदा चलेंगे, इनका भरोसा नहीं था। आज कोई अटैक करेगा भाग जाएंगे, खाना बदोश टाइप के ही तो थे सारे लोग। तो हिंद यवन ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई, लेकिन नियमित जो चलाई, भाई इस इलाके में चलेंगे, आंख बंद करके सिक्के इकट्ठे कर लो, इस राजा का राज का चलेगा सालों साल, इसकी पीढ़ियां राज करेंगी। तो नियमित जो सोने के सिक्के हैं वो कुषाण वंश ने, जो अभी कल पढ़ेंगे, इसने चलाया। ये पेपर में एक क्वेश्चन का आंसर एक शब्द से बदलेगा, जैसे था ना जैन धर्म का संस्थापक और वास्तविक संस्थापक अलग अलग हैं, ऐसे ही सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए हैं हमारे यहाँ हिंद यवन ने। लेकिन उनकी प्रॉपर्टी का डर है, पता नहीं आज हैं कल कहाँ जाएं। प्रॉपर तरीके से राजपाट जिसने चलाया, लंबे इंटरनेशनल लेवल तक जिसकी बाउंड्रीज फैली थी, वो थे कुषाण वंश वाले। तो इनके नियमित सिक्के हैं सोने के। हिंद यवनों का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्कों पर आधारित है, यही पूछ लेंगे, सिक्कों पर आधारित कौन से विदेशी अटैकर्स थे जिनका इतिहास लिखा गया सिक्कों पर। एग्जाम्पल दिया ना, कांच के सिक्के, सोने के सिक्के, ये सब सिक्के दिखाते हैं। तो किसका है ये? हिंद यवन का। इन्हीं को इंडो ग्रीक भी कह सकते हैं। पेपर में इंडो ग्रीक लिखें, हिंद यवन लिखें, उसका मतलब एक ही है। ये एक तरह से मान लो इंडियंस और जो यूनानी थे ना, इनका मिक्सचर है, ब्रीड, तो इसलिए इसका नाम है हिंद यवन। कांच के सिक्के किसने चलाए हैं? स्ट्रेटो सेकंड ने। किस वंश का है? यूथिडेमस का। यूथिडेमस के 4 ही तो थे, खुद यूथिडेमस, डेमेट्रियस और मिनांडर, और चौथा था स्ट्रेटो। स्ट्रेटो के कांच के सिक्के, मिनांडर की मिलिंद पन्हो किताब, और ये बाप बेटा थे ही। इनकी राजधानी शाकल या सियालकोट, पंजाब, आज का पाकिस्तान वाला। और दूसरे वाले कौन थे जिनकी राजधानी क्या थी? उसमें हेलियोडोरस था जिसने गरुड़ स्तंभ लगवाया, राजधानी उनकी थी तक्षशिला। ठीक है, चलिए इसके बाद कौन आए? शक। मैंने बताया भाग जाते थे, बहुत ये थे लोगों का संहार करने वाले, मार डालने वाले। जैसे ये ना खाना मतलब बर्बर थे, बर्बर होता है जिसको दया ना आए, कहीं जाके किसी का भी मर्डर करने टाइप की, पूरी पूरी जाति इस तरह की थी। शक।
यूची कबीले का हमला हुआ, इन पे खुद भी हमला हुआ, जैसे ये थे ऐसे ही और लोग भी तो होंगे ना। तो यूची एक कबीला था जिसने इनके ऊपर अटैक किया, वहां से डर के भाग गए और कहाँ आ गए, भारत की तरफ। भारत तो खुला, इतना बढ़िया इलाका खुला पड़ा था, कोई आओ कोई रहो कोई खाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना समृद्ध था, इतना अमीर था भारत कि यहाँ की अमीरी पे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे 10 कबीले आ गए खा गए तब भी हमारे ऊपर असर नहीं पड़ा। प्रॉब्लम तब आई जब अंग्रेजी राज आया, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा लूट लिया यहाँ से सब कुछ कि कुछ छोड़ा ही नहीं, मिट्टी को बंजर बना गए। इंडिया की धरती सोना उगलती थी। इस तरह की तो कितनी जातियां आई हैं, कोई गिनती थोड़ी है। तो वो हैं जिनके बारे में लिखा मिल गया, कितने लोग तो आए, लूटा, यहाँ खा गए, बस गए, भाग गए, हमें पता ही नहीं है, उनके बारे में इतिहास बताता ही नहीं। लेकिन उससे भारत की समृद्धि पे कभी असर नहीं आया। तो 5 शाखाएं इनकी बनी। शक वालों की शाखाएं कितनी, 5। हिंद यवन के कितने वंश, 2। उनकी 2 राजधानियां क्या क्या थी, एक सयालकोट और एक तक्षशिला। इन 5 में से एक तो अफगानिस्तान ही रह गए थे, एक का हिस्सा अफगानिस्तान था, ये रहा एक शाखा अफगानिस्तान। 2 शाखाएं उत्तर भारत में क्या कहलाई, उत्तरी क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप जो कहाँ कहाँ बनी, मथुरा और तक्षशिला में। और 2 कहलाई पश्चिमी भारत में पश्चिमी क्षत्रप। तो शकों का डिवीजन देखो, उत्तरी क्षत्रप, क्योंकि अफगानिस्तान वालों को हम नहीं गिन रहे, वो तो बाहर रह गए ना, एक उत्तरी क्षत्रप और एक पश्चिमी क्षत्रप। ध्यान से देखो, उत्तरी के 2 हिस्से तक्षशिला और मथुरा। अभी हम तक्षशिला किसकी पढ़ रहे थे, तक्षशिला राजधानी जो ये हिंद यवन थे। अब इनके बाद आए हैं शक, जब ये खत्म हो गए ना, लगभग कमजोर हो गए, तब शक आए। तो तक्षशिला मथुरा 2 अपनी ब्रांचेस बना ली, 2 ब्रांचेस पश्चिम में बनाई। मालवा का पठार आज एमपी गुजरात की बाउंड्री को टच करता है, एमपी विंध्याचल के आसपास, और नासिक महाराष्ट्र में। तो ये लगा लो, ये गुजरात महाराष्ट्र वाले इलाके के आसपास छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं। और ये तक्षशिला और मथुरा, 4 शाखाएं ये, और एक अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, मालवा के शकों को हराया। जो मालवा के शक थे ना, आके बैठ गए थे, इनको यहीं के देसी राजा ने हरा दिया। क्या नाम था उसका, विक्रमादित्य ने। तो मालवा में जो पश्चिमी क्षत्रप का हिस्सा था, मालवा और नासिक, तो मालवा वालों को पीटा किसने, विक्रमादित्य, देसी राजा ने। 57 बिफोर क्राइस्ट, इस सन में, अभी एडी स्टार्ट नहीं हुआ, और इसीलिए इस साल को विक्रम संवत की स्टार्टिंग मानते हैं। विक्रमादित्य राजा था ना, मालवा के इलाके में पीट के उनको भगाया, तो मालव संवत। और इसी का नाम क्या है, कृत संवत। एग्जाम में बहुत बार ऐसा आता है, 4 राजा 4 सन कहेंगे, मिलान करो संवत का, तो कह देंगे उसमें शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत। अब आपको पता होने चाहिए कौन सा संवत कब स्टार्ट हुआ। तो अभी हम पहला संवत पढ़ा रही हूँ, अब तक मैंने संवत नहीं पढ़ाया। एक संवत फिर कल पढ़ेंगे कनिष्क के टाइम में। आज हम पहला संवत पढ़ रहे हैं, जो हमें याद रखना है, विक्रम संवत। ये 0 से 57 साल पहले स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि विक्रमादित्य नाम के राजा ने शकों की एक शाखा को पीट के यहां से निकाल दिया। कौन थे वो, मालव, यानी पश्चिमी क्षत्रप वालों को पीट के भगा दिया शकों को। शक बर्बर हैं, आदमी को मार डालें, जिंदा आदमी को उस तरह के, और हमारे इस राजा ने भगा दिए वो। तो 57 BC ये पहला है, पहला। अब ऐसे धीरे धीरे मैं 4 बताऊंगी तुम्हें, जैसे जैसे टाइम बीतेगा। ये फर्स्ट याद रखने की चीज है। तो कृत संवत, मालव संवत, विक्रम संवत, जब विक्रम नाम के राजा ने, विक्रमादित्य ने मालवा के शकों को भगा दिया। ये शक विदेशी हैं, 5 शाखाओं में आए थे, यूची कबीले ने इन पे अटैक कर दिया था। नेक्स्ट देखें, बाद में मालवा में अन्य शाखा उभरी शकों की। वो तो भाग गए, फिर कुछ 2-4 रह गए, तो उनकी शाखा उभरी, उनके वंशज उभरे। इसमें ताकतवर राजा कौन जन्म लेगा, रुद्र दामन। देखो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, रुद्र दामन। ये सबसे बड़ा, शकों का तुमने अब तक नाम नहीं सुना, बस शाखाएं पढ़ रहे हो, अब नाम सुन रहे हैं। शक पहला राजा रुद्र दामन। ये शक राजा है, पश्चिमी क्षत्रप में जन्मा, क्योंकि मालवा पश्चिमी में है। मालवा वाले ही भाग के मथुरा चले गए थे पहले। संस्कृत का पूरा ज्ञान था इसको, तर्क शक्ति, रीजनिंग उस टाइम पर, पॉलिटिक्स का ज्ञाता। और इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम आता है जो ज्ञाता होते हैं, जिनको ज्ञान होता है। ये कहीं नहीं लिखा कि उस टाइम झाड़ू पोछा बर्तन कौन करता था, लेकिन ये हर जगह लिखा है कि ये ज्ञानी थे, इनकी नॉलेज का स्तर बहुत ज्यादा था। तो ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं जिनका ज्ञान ज्यादा होता है। जूनागढ़ अभिलेख है इनका, जूनागढ़ आपके पड़ेगा गुजरात में, इसी को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट में याद करना। जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी, अब बीत गया सन, अब 0 पे आ गया। 57 था ना, 0 के बाद भी 150 साल बीत गए। आज 0 के बाद 2020 साल बीत चुके हैं। हम बात कर रहे हैं जब 0 के बाद सिर्फ 150 साल बीते थे, यानी आज से कितने हजार, लगभग 1900 कुछ साल पुरानी बात मैं कर रही हूँ।
आज से। तो ये लगा लो कि लगभग 2000 साल पहले जब 150 ईस्वी थी, जीरो के बाद कभी 150 साल आया होगा, तब एक चट्टान पर लिखा गया जूनागढ़ अभिलेख। इसी को गिरनार अभिलेख कहते हैं, गुजरात में है। इसकी भाषा इंपॉर्टेंट है संस्कृत। तो इंडिया में अभी तक संस्कृत में कोई अभिलेख नहीं था। मैंने आपको अशोक के अभिलेख पढ़ाए थे, खरोष्ठी में थे, ब्राह्मी में थे, अरमाइक में थे, ग्रीक में थे। अब तक हमने कभी संस्कृत का नाम नहीं सुना। पहली बार संस्कृत का अभिलेख सामने आया है। किसने लिखवाया है वो? जूनागढ़ में, गिरनार में। किसने? रुद्रदामन, जो शकों का राजा था, मालवा में जन्मा। तो संस्कृत भाषा का फर्स्ट अभिलेख है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृत का पहला अभिलेख, भूमिदान का पहला अभिलेख कौन सा था? नाना घाट। वो कल पढ़ा था हमने सातवाहनों में। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत का पहला। तो संस्कृत का पहला कौन सा है? संस्कृत भाषा का जूनागढ़ अभिलेख। ब्राह्मी लिपि में है। अभी आप पाली की बात कर रहे थे। नागसेन ने जो किताब लिखी थी मिलिंद पन्नों, किसमें थी? पाली में। अब आप बात कर रहे हैं ब्राह्मी लिपि की। चंपू शैली है। चंपू का मतलब गद्य भी और पद्य भी। तो एक चट्टान है जिसपे संस्कृत में लिखा गया है, कुछ गाने का लिखा गया, कुछ पढ़ने का लिखा गया। संस्कृत का, चंपू शैली का, गद्य प्लस पद्य। और कहाँ है ये? जूनागढ़, गुजरात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको याद करना। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने राजाओं ने काम किया? 4 तो नोन हैं जिन्होंने लिखवाया कि देखो मैंने किया। पहला चंद्रगुप्त मौर्य ने झील बनवाई, इंडिया का पहला राजा। उसका पोता अशोक, देखा दादा की झील में गड़बड़ है, बांध बनवाया। उसके बाद ये रुद्रदामन, शकों का राजा, इसने उसके ऊपर पुनर्निर्माण करवाया, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट। और चौथा स्कंदगुप्त, गुप्तों का राजा, उसने जीर्णोद्धार करवाया। ये काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में पड़ती है। सुदर्शन झील बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील को देखो, इतिहास ऐसे लिख लेना तब याद रहेगा, वरना नहीं याद रहेगा। सुदर्शन झील पे पहला काम किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब राजा थोड़ी जाएगा झील को खोदने के लिए, तो राजा ने जिसको ये काम सौंपा उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया का पहला राजा है। इसने अपने राज्यपाल को कह दिया वहां जाके ऐसे झील बनाओ ताकि लोगों को पानी की समस्या ना आए। गुजरात में पानी की समस्या थी, तो इसका राज्यपाल है पुष्पगुप्त वैश्य। इसने झील बनवाई। नौकरों का नाम नहीं आएगा कि मजदूर कौन थे, लेकिन किसके अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ है? राजा ने अपने राज्यपाल को भेज दिया। क्या नाम है इसका? पुष्पगुप्त वैश्य। तो इसके अंडर झील बनी है। इसका पोता कौन है? अशोक। तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक। दादा की झील में जब गड़बड़ियां हुई तो इसने भेजा तुषास्प को। उसने देखा झील पे क्या बना देना चाहिए? बांध। बांध चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाया, उसने झील बनवाई। फिर बेटे पोते ने देखा दादा की झील में गड़बड़ है तो बांध बनवा दिया। तो शास्प भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ ये वैश्य भी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा रुद्रदामन, कौन सा राजा है ये? शक। कौन से अभिलेख में लिखा है ये? जूनागढ़ अभिलेख में। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कौन सी शैली में? चंपू शैली में। गद्य प्लस पद्य, गिरनार अभिलेख, संस्कृत का पहला अभिलेख। तो इसने लिखवाया कि मैंने जो पुरानी झील थी ना सुदर्शन, इसमें बांध का दोबारा निर्माण करवाया, क्योंकि बांध तो खराब हो जाए, गाद इकट्ठी हो गई, रेत इकट्ठा हो गया, खराब हो जाएगा। तो इसने सुविशाख नाम के आदमी को भेजा और क्या करवाया? पुनर्निर्माण। किसका पुनर्निर्माण? बांध का। तो पहले झील बनी, फिर बांध बना, फिर पुनर्निर्माण, फिर बिल्कुल खराब हो गया, फिर जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार दोबारा से काया पलटना। ठीक है। नेक्स्ट हुआ स्कंदगुप्त। ये गुप्त काल में आएगा, जो पढ़ेंगे 2-4 दिन बाद। गुप्त काल, उसमें राजा आएगा। इसने भेजा पर्णदत्त का बेटा था चक्रपालित। तो ये नाम इंपॉर्टेंट, चक्रपालित। चक्रपालित का काम एक ही है, पर्णदत्त के कई काम है, इसलिए पर्णदत्त का पुत्र कहलाता है ये। तो पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित। इसने जीर्णोद्धार करवा दिया। जीर्ण होता है बिल्कुल खराब अवस्था, वापस से उभारना। इसने वापस नहीं उभारा, इसने तो बस दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराया था। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपके मान लीजिए दादा ने घर बनाया, आपके पिताजी ने उसी घर में एक कमरा डाल दिया, तो ये रिकंस्ट्रक्शन, या 1-2 कमरा तोड़ के रसोई बड़ी कर ली। लेकिन अगर आप घर बना रहे हैं, पूरा तोड़ रहे हैं, आप दोबारा बना रहे हैं, ये जीर्णोद्धार है, दोबारा से खड़ा करना। रिकंस्ट्रक्ट, थोड़ा बहुत टूट फूट ठीक करवा देना। बनाया किसने था? झील को किसने बनवाया था? अशोक के दादाजी ने। उसमें बांध किसने बनवाया? अशोक ने। उसका पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त से पहले जो था रुद्रदामन, और फाइनल टच दिया है स्कंदगुप्त ने। तो इस झील के 4 नाम हैं, चारों का काम आपको याद रखना है। 4 आदमियों का नाम याद रखना है। पहला वैश्य है, फिर तुषास्प है, फिर सुविशाख है, फिर चक्रपालित है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया है। कुषाण वंश आज नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो सारा दिमाग में तुम्हारे में खिचड़ी पक जाएगी। तो आज हमने पढ़ लिया जो वो 2 वंश हमने आज पढ़ लिए। कौन कौन से? आज हमने पढ़ा पहला वंश हिंद यवन।
हिंद यवन की कितनी शाखाएं पढ़ी? 2। एक यूथेडेमस थी और एक यूक्रेटाइडीज थी। यूक्रेटाइडीज वालों में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो हेलियोडोरस का वो स्तंभ इंपॉर्टेंट है जो शुंग वंश के 9वें राजा के टाइम पे लगाया। उनकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। इंपॉर्टेंट है, जो पहला वंश था, क्या नाम था इसका? यूथीडेमस। इसका बेटा कौन? डेमेट्रियस। उसके वंश में आया मिनांडर, जिसने मिलिंद पल्हो, जिसके ऊपर किताब लिखी है, नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसी के वंश में आया स्ट्रेटो सेकेंड, जिसने कांच के सिक्के चला दिए। राजधानी क्या थी इनकी? सियालकोट, पंजाब वाली। दूसरों की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। इनका हेलियोडोरस इंपॉर्टेंट है, अपने आप को विष्णु भगवान का रूप बताने वाला, कि भाई भागवत नाम लिखवाया गरुड़ स्तंभ, बेसनगर में, वेसनगर में, विदिशा में। इनका इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। इंडिया में पहली बार सोने का सिक्का, इससे पहले हमने सोने का सिक्का नहीं देखा। ढेर देखे थे, ढेर थे हमारे पास, निष्क तुम्हें याद होगा, सोने के ढेर को कहा जाता था, लेकिन प्रॉपर सोने का सिक्का जो चलाया वो हिंद यवनों ने। इनकी प्रॉपर्टी का ऐसा ही था, आज हैं कल भाग जाएंगे, तो नियमित नहीं था। सिक्का देख लिया था, हमें पता चल गया सोने के सिक्के भी चल सकते हैं। इनका इतिहास कांच के, ये सिक्कों के आधार पर लिखा गया, कांच के इनके, सोने के इनके। इसके बाद आए शक, ये भाग के आए अपने इलाके को छोड़ के। ये जो हिंद यवन है बैक्ट्रिया के थे। शक यूची कबीले से डर के भाग आए। कितनी ब्रांचेस में? 5 में। एक अफगानिस्तान रुक गई, एक मथुरा तक्षशिला, एक अपनी मालवा के इलाके में, और एक नासिक। जो मथुरा और तक्षशिला है ये उत्तरी क्षत्रप हैं, जो मालवा और नासिक हैं ये पश्चिमी वाले। इन मालवा वालों को पीट के विक्रम नाम के छोटा सा राजा था स्थानीय, विक्रमादित्य, उसने भगा दिया। ये नासिक भाग गए। नासिक और तक्षशिला की जानकारी लिखित में नहीं है। बाद में मालवा में ही कभी जन्म लेता है रुद्रदामन, जो प्रतापी राजा है, जिसने पूरे एरिया पे अपनी धाक जमा के रखी, और उसने ये सब लिखवाया एक चट्टान पर। संस्कृत की लिखी पहली चट्टान है गिरनार का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख। उसमें चंपू शैली है, गद्य प्लस पद्य, ठीक है। इसके बाद फिर और इसमें कोई बड़ा राजा नहीं हुआ। उसी चट्टान पे इसने लिखवाया कि मैंने सुदर्शन झील का ये पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील के 4 बड़े आदमी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, और अपना ये जिसकी बात कर रहे हैं रुद्रदामन, और फिर आएगा स्कंदगुप्त। तो आज हमने इतना इतिहास पढ़ लिया। इनको ढंग से 1-2 बार सुनना, ये एक दिन में याद होने की चीज नहीं है। 2-4 बार सुनना वीडियो को, अपने हाथ से जो लास्ट की स्लाइड्स हैं 5-7, इनको लिख लेना नोट्स में, हेडिंग डाल के मौर्योत्तर, तब ये चीजें याद होंगी, ठीक है। कल एक इसी के अगले पार्ट में कुषाण वंश को पढ़ेंगे, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मौर्योत्तर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम गुप्त काल को पढ़ेंगे, और उसके बाद गुप्तोत्तर, और फिर इस सेशन का एंड होगा। ये सेशन मतलब एक पार्ट का। देखो बच्चों, पढ़ाई को ये मत मानो कि 1 महीने में या 3 महीने में हो जाएगी। ये स्टार्टिंग में आपको बताया गया, साल कम से कम मान के चलो लगेगा। जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है ना डिटेल से, ये साल पकड़ेंगी। साल भर में जाके आपकी हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स के सारे पार्ट्स, या रीजनिंग है, या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब पूरे होंगे। मेरे ख्याल 1 महीने से ज्यादा से मैं पढ़ा रही हूँ, और अब तक हिस्ट्री का एक पार्ट भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम डिटेल से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें कोई रेल थोड़ी पकड़नी है। क्या पता 6-8 महीने, 10 महीने, कितना टाइम लगे एग्जाम में, लेकिन जब भी होगा तो हमारा नंबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।